मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। चले गॉड भाई पैर में दर्द, ओ माय गॉड, ऐसा मतलब बहुत देखे है मतलब। उसके बाद अगर आप बहुत वीवीआईपी है तो आप ऊपर जाके थार में भी घूम सकते हैं। यस, थार में। कि हम भाई फोन कर रहे हैं, भाई तुम कहाँ पहुंचे हो, वो कह रहे हैं कि भाई हम यहीं पहुंचे हैं। हाँ कहाँ, वो आवाज ही नहीं आ रही सब। हाँ, रास्ते में तो आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा। ग्लेशियरों में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि भाई वो स्केटिंग कर रहे हैं, वो फिसल रहे हैं नीचे को बैठ के। कहते हैं भीम, क्या पढ़ा है वो, कौन सा बड़ा? कि वो जो भीम गली से आगे बढ़ता है, रामबाड़ा। रामबाड़ा। रामबाड़ा बाड़ा क्या बाड़ा है, कह रहा हूँ मैं भी। भाई लड़ाई कर रहे भाई, डंडा मार रहे भाई एक दूसरे के सर में, बताओ भाई। वो ऐसे लोग केदारनाथ मत आइए, बाबा आपको नहीं बुला रहे, आप जबरदस्ती आ रहे हैं। भाई जी कितना दूर है, कहते हैं भाई साहब कितना दूर है, भैया कितना दूर है। तो बहुत से मेरे संग संत लोग थे, तो उन लोगों को मैं ऊपर चलते रहो कह रहा था, लेकिन मुझे चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उनको पकड़ पकड़ के मैं ऊपर को लेके जा रहा था। फिर अपना एक बार बैग ऊपर ऊपर रख के गया, फिर उसके बाद नीचे को आया। दिखने में खूबसूरत होती है ना, वो उतनी ही डेंजरस और उतनी ही भयानक होती है। ऐसा नहीं है, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में शक्ति होनी चाहिए, तो आप कोई सी यात्रा भी कर सकते हो। एक चीज और है जो पूरी यात्रा में सबसे मेन चीज है, जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसा आप सभी लोग आए हो? बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। सुबह की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग के खूबसूरत से मैखंडा से। अभी हमें मैखंडा में, और आज सुबह की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है 10 बजे से। 10 बजे का समय, मौसम देख सकते हो कितना भयंकर हो रहा है। सुबह 4 बजे से पूरी बारिश है केदार घाटी में, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, और अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। कोहरा देख सकते हो आप, बीच बीच में कोहरा भी पूरा आते रह रहा है। दिखाते कैसा रहता है आज का दिन, क्या क्या करते हैं हम आज के दिन में, पूरा बनने। जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सुबह 8 बजे डेली नई वीडियो देखने के लिए। तो चलते दिखाते कैसा रहता है आज का दिन। हम दिखाते हैं पहले अंदर भाई लोग क्या कर रहे हैं अभी। सबसे पहले ये देखो जहाँ हम रुके हुए हैं, होटल लोग केदारेश्वर। ये देखो, हेलो गुड मॉर्निंग हमारे पारितोष भैया, आशा भैया गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। हेलो सुबोध भैया। ये देखो नहीं बज रहा है, अभी बज रहा है 12 और बहुत पहले मॉर्निंग हो गई है। आज मौसम बड़ा सुहावना है, तो आज एक बारी अंदर ही बैठे हुए हैं क्योंकि तबीयत भी खराब हो गई। गोली खानी पड़ी भाई हमें। ये देखो आप बढ़िया से चल रहे हैं अभी पराठे। तो भाई हमारा पराठा चल रहा है, इतना टेस्टी पराठा आया है, किस्मत वालों को मिलता है, नसीब होता है पर इतना टेस्टी पराठा। क्या बात है भाई, हमारे पारितोष भैया हर हर महादेव, हमारे वीडियोग्राफर हैं। और हमारे सामने हमारे पारितोष, खाना खा लिया आपने? इन्होंने खाना खा लिया है, और हमारा भी चल रहा है पराठा। वो खाने के लिए जैसे पराठा खाते हैं, फिर उसका दिखाते हैं हम आपको आगे के दिन में क्या क्या करते हैं। सोच तो बहुत कुछ रखा है, और पूरा रोड की वीडियो बनाओ, हेलीपैड की बनाओ, केदारनाथ जाके केदारनाथ जी की बनाओ, लेकिन इतनी चीज़ें एक बार में नहीं हो सकती हैं, तो धीरे धीरे करके बनाते हैं। जो कंगाली में आटा गिला, तो वैसे ही देखिए एक थाली में दो खा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई इसलिए है क्योंकि लोग भाई पूरा ट्रांसपोर्टेशन और ये चीज़ों का पैसा देते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। गाइस अल्मोड़ा में नहीं देते लोग ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, यही लगता है पूरा ट्रांसपोर्टेशन। अचानक से बारिश देखो भाई बहुत तेज हो गई है। कुछ इस प्रकार केदार घाटी का मौसम अचानक से ना बदलते रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको ना मौसम पूरा चेंज होते हुए दिखेगा। देखो अभी अभी हल्का हल्का कोहरा उठने लग गया है सामने की तरफ, और यहाँ पे हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी हो रही है। देखो यहाँ ना आज पूरे दिन भर में इतनी बारिश हो रही है, और ऊपर केदारनाथ जी के मौसम में वहाँ पूरी बर्फ़ गिर रही है कल। तो भाई देखो, ये देखो पूरी बारिश ही बारिश, इतनी तेज हो रही बारिश। ये कुछ बढ़िया सा व्यू होटल लोक केदारेश्वर का। तो बढ़िया सा आ गया हमारा बड़ा रूम नहीं आपके पास, खाना चावल दाल और छोले। भाई देखो शाम का जैसी बारिश रुकी और उसके बाद क्या सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। ये सामने कितना सुंदर सुंदर हिमालय पर्वत का सुंदर नज़ारा देखो। तो भाई देखो सुबह से पूरा मौसम इतना ख़राब था ना, और शाम के टाइम पे अब हो गया देखो मौसम एकदम बढ़िया, हल्की हल्की भी देखो अब बूंदाबांदी नहीं हो रही है। पूरे सामने का मौसम इतना ज़बरदस्त, सोचा नहीं था कि शाम के वक्त में मौसम इतना शानदार हो जाएगा। और ऊपर देखो आप क्या प्यारा हिमालय, एक तरफ चौखंबा के ऊंचे ऊंचे पर्वत, और दूसरी तरफ देखो जो नज़दीकी पहाड़ों में भी धीरे धीरे बर्फ़ गिर गई है। आज ना सुबह से पूरी बारिश ही बारिश है, पूरी केदार घाटी में इतनी बारिश है, और केदारनाथ में और ऊपर की साइड में तो बर्फ़ भी बहुत ताज़ा गिरी है आज। तो गाइस देखो शाम का हो गया है, 7 बज के कुछ मिनट हो चुका है, और बाहर अंधेरा हो गया है, और सुबह से शाम तक लगातार बारिश थी, जिस कारण से मैं कहीं जाने का सोच रहा था वो भी नहीं कर पाए, और तो कमरे में बैठे हुए थे, और आशा भाई भी बैठे हैं बगल में,
और हम भी एक बार केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करके आ चुके हैं और हम रहे वहाँ पे, और हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग थे और हमारे जो बाबा जी लोग थे वो भी रहे हमारे साथ। और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा हम आपको शेयर करने वाले हैं कि आप केदारनाथ यात्रा में आए तो क्या क्या चीज़ें करें और क्या क्या चीज़ें नहीं करें। तो हमारे साथ है रासा भाई, जिनका यूट्यूब चैनल भी है रासा भाई अल्मोड़ा वाले करके। तो रासा भाई स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइस, कैसे हो? तो थोड़ा सा क्या है, आप देख रहे होंगे कि भाई ये पहली बार ही मतलब ऐसी करी वीडियोस बना रहे हैं करके। हम अभी एक अपने रिजॉर्ट में हैं और भाई का रिजॉर्ट है यहाँ। केदारनाथ की जो यात्रा की बात करें, केदारनाथ की यात्रा सरल तो नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। जो करना चाहते हैं तो वो इस समय आ सकते हैं, और ट्रैकर ही इस समय आए। जो ट्रैक करने के आदी हों वो ही इस समय आए, क्योंकि ऊपर वो ज़्यादा समय गया ना, वो ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ियाँ हो जाती है और जो साथ में चल रहे होते हैं ना वो खो जाते हैं। मतलब जो हमारे साथ में हमारे बैच में चल रहे हैं वो आप खो जाते हैं, मतलब आप इधर उधर हो जाते हैं। फिर हमें उनका इंतज़ार करना पड़ता है, भीड़ इतनी उनको देखना पड़ता है, कभी वो आगे चले जाते हैं कभी हम पीछे रह जाते हैं उनके चक्कर में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पहले साथ में रहना चाहिए। और सबसे पहले दीपक भाई से बोलना चाहेंगे कि दीपक भाई आप बताइए कि भाई लोगों को क्या क्या कैरी करना चाहिए अपने साथ। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आप पहुंचेंगे सबसे पहले स्टेशन सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में हमने क्या किया था, आप हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपने पूरा देखा होगा कि हमने सोनप्रयाग में क्या किया था और हम भी कैसे गए थे। तो हम आज आपको आज पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना कि हम सबसे पहले सोनप्रयाग से गए। तो हम जब निकले थे, हम दोनों एक साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग करेंगे, एक साथ ही करेंगे। तो रासा भाई बताएंगे सबसे पहले सोनप्रयाग में जाके क्या करना चाहिए। सोनप्रयाग में सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले तो घर से निकल रहे हैं जब, सबसे पहले गर्म कपड़े, अम्ब्रेला, रेनकोट्स, अच्छे शूज़, और अपर अच्छी गर्म और लोअर अच्छी, इसके दो पेयर इसके आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, एक तो आपने पहना होना चाहिए और एक आपका बैग में होना चाहिए, ताकि आप बदल सके उसको। कुछ गंदा हो जाए, कुछ फट जाए, कुछ गिर जाए, मतलब ऐसा करे कुछ भी हो। तो ये सबसे पहले ये चीज़ है। और इसके बाद जो आती है, घर से ही आप मतलब अपना जैसे जो नियम है, खाने पीने का जो नियम है उसको सुधारा पहले करें। थोड़ी चलने की आदत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा वहाँ चलते चलते भाई चक्कर आके वो गिर गए। और घोड़े चल रहे हैं, खच्चर चल रहे हैं, तो भाई वो तो घोड़े जानवर हैं, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। आपको उनको हाथ दिखाना पड़ता है, मतलब अपने उसमें आपको उनको हटाना पड़ता है, हकाना पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं ना बैल हकाते हैं करके, तो उनको भी हकाना पड़ता है, क्योंकि वो घोड़े प्रवृत्ति है भाई। वो तो मुंह के सामने से आके आपको थोड़ा सा टक्कर लगी और सीधे आप नीचे खाई में जाके गिर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको एक मतलब अच्छी ग्रिपिंग के जूते होते होने चाहिए। और आप जैसे 5 या 10 सेकंड का भी आप आराम कर रहे हैं, कहीं पर खड़े हुए भी है ना, तो आपको बिल्कुल सतर्कता के साथ बैठना पड़ेगा वहाँ पर। तो मेरा तो ये है। और सोनप्रयाग से जो यात्रा हमने शुरू करी, सबसे पहले सोनप्रयाग गए, फिर उसके बाद हम सोनप्रयाग से वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को सी ऑफ करा। फिर वहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा हमने शुरू करी, गौरी कुंड पहुँचे, गौरी कुंड में स्नान करा और मंदिर के दर्शन करे, फिर सबको दर्शन करवाए और गर्म कुंड में स्नान करा। और बहुत से लोगों ने तो जो हमारे संग चल रहे थे, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ मतलब देखा अपने जीवन में, ऐसा एक्सपीरियंस लिया उन्होंने कि भाई गर्म पानी भी होता है। और बाहर के, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे संग बाबा जी लोग और उनके पंडित जी लोग और उनके साथ के 2-4 जने और आए हुए थे। तो उनको एक ऐसा हमारे उत्तराखंड देवभूमि का ऐसा एक्सपीरियंस करवाया हमने कि वो अब हर बार आएंगे, उन्होंने वादा करे गए हैं हर बार आएंगे करके। तो यहाँ पे एक गौरीकुंड से आगे को दोबारा यात्रा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं भी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। तो सबसे पहले जैसे आप घर से निकलेंगे, जो गर्म कपड़े आपको कहा वो तो होने चाहिए, जरूरी है वो, क्योंकि कहते हैं ना कि मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम तुरंत तुरंत बदलते ही रहता है, एक मौसम कभी नहीं रहता है यहाँ पे। तो आप गर्म कपड़े तो अपने साथ जरूरी कैरी करें। और आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग में पार्किंग है, सीतापुर में पार्किंग है, सोनप्रयाग में पार्किंग है। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहीं से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहीं पर होते हैं रजिस्ट्रेशन। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हम तो पहले दूसरे दिन गए थे, वहाँ पे उस दिन कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। जिस दिन कपाट खुले थे उसके 1-2 दिन तक कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, भैरव बाबा मंदिर खुलने तक। तो आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। और अगर नहीं करवाया है आपने, तो केदारनाथ जी में सोनप्रयाग में जहाँ पर आप पैदल यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर से आपको एक टोकन काउंटर दिख जाएगा। वहाँ पर आप अपना
अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे पुल से, वहां से आपको गाड़ी मिल जाएगी सोनप्रयाग से ही गौरीकुंड के लिए, जिनका टिकट मात्र 50-50 रुपए है। फिर उसके बाद आप पहुंचोगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में गौरी मैया का मंदिर भी है और साथ में नीचे गौरीकुंड भी है, मंदिर भी है। वहाँ पे आप दर्शन अर्शन करें, वहाँ पे स्नान करें, उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों ना भाई? हाँ सही बात। फिर उसके बाद आप चढ़ेंगे वहां से ऊपर को। उसके बाद आपको खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे और साथ में खड़ी खड़ी चट्टानें आपको पार करते हुए आपको केदारनाथ जी के सफर में जाना पड़ेगा। और उसका एक्सपीरियंस तो पूछो ही मत। मैं तो गया था इस बार डोली के साथ, मैं, रासा भाई, हम सब लोग डोली के साथ गए थे। तो भीमबली पहुंचने तक तो पता ही नहीं चला। काफी होता है वहां से भीमबली, करीबन आधा आप करीबन चढ़ जाओगे, पूरा चढ़ते चढ़ते आधा है करीबन। उसके बाद से थोड़ा सा फ्लैट एरिया है जिसमें पुल पड़ती है, कहते हैं भीम, क्या पड़ा है वो, कौन सा बड़ा? कि वो जो भीमबली से आगे बढ़ता है, रामबाड़ा। रामबाड़ा। रामबाड़ा, बाड़ा क्या बाड़ा है कह रहा हूँ मैं भी, रामबाड़ा। रामबाड़ा जहाँ पे जब आपदा के दौरान फिर उसके बाद से नया रास्ता बनाया जो, वहां तक तो मतलब उसके बाद से फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी। वो इलाका ऐसा है समतल टाइप का थोड़ा सा इलाका है, और उसके बाद से फिर से चढ़ाई होगी। तो वहां का एक्सपीरियंस पूछते हैं रासा भाई से कि आपका कैसा रहा। रासा भाई इस बार के ट्रैक में 2-3 बार भीमबली से ऊपर नीचे कर रखा है रासा भाई ने। हाँ वो एक्सपीरियंस तो मैं वाकई में भूल नहीं पाऊंगा। वो एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। और सबसे पहले देखिए, जो चीज़ दिखने में खूबसूरत होती है ना, वो उतनी ही डेंजरस और उतनी ही भयानक होती है। तो मतलब भाई खूबसूरती दिख रही मुझे, मैं निहार रहा हूँ उसे वहाँ, लेकिन मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा उसको निहारने के लिए, ये सबसे मेन टास्क होता है। कि आप कोई चढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, और क्या कहते हैं, जो घोड़े खच्चर जो चल रहे हैं वो जो लीन करते हैं, जो वो पॉटीज करते हैं, तो उसमें जब वो सूख जाती है, जब वो सूख के मतलब उड़ने लग जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो हम उसको एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, और तो उसमें से हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। सबसे मेन कारण यही है। जो सारे जितने भी यात्रीगण जो अपनी सांस में जो वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सांसों में ही ना वो पूरी गंध बैठ जाती है और वो पूरी मतलब चीज़ें बैठ जाती हैं। तो सबसे पहले मास्क भी कैरी करें, आप मास्क कैरी करें और कुछ मुंह में नाक में बांध लें, क्योंकि भाई ट्रैक मतलब अगर अगर मतलब क्या कहते हैं उसे, सूरज अगर उगा हुआ है, मतलब अगर धूप है, तो भाई वो सब सूख जाएगा और सब उड़ने लग जाएगा धूल के माध्यम से। आपको सब आपके नाकों में, फेफड़ों में सब भर जाएगा, और आपको खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप चलते चलते आपको महसूस भी नहीं होंगी वो चीज़ें। तो ये चीज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट आप ख्याल रखिएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि रामबाड़ा से जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था हमारा। क्योंकि भीमबली से रामबाड़ा की जो दूरी है, पता नहीं समथिंग 2 किलोमीटर 2 या 2.5 किलोमीटर समथिंग है। तो ये जो दूरी है और इसके नीचे की जो दूरी है, मैंने कम से कम, मैं यात्रा में, क्योंकि बहुत से मेरे संग संत लोग थे, तो उन लोगों को मैं ऊपर चलते रहो कह रहा था, लेकिन मुझे चलने की हिम्मत नहीं उड़ती, तो उनको पकड़ पकड़ के मैं ऊपर को लेके जा रहा था। फिर अपना एक बार बैग ऊपर ऊपर रख के गया, फिर उसके बाद नीचे को आया, फिर उनको ऊपर लेके गया, फिर अपना बैग नीचे को लेके आया, फिर जो जिसको बैग के संग बैठाया था उसको कम से कम मतलब 2-2.5 घंटे की प्रक्रिया थी। वो भाई मेरा फ़ोन कर रहा है कि भाई कहाँ हो कहाँ हो। और लेकिन मैं लास्ट में क्या ना, मैं फिर उसके ऊपर पहुंच गया, कम से कम 1.5 किलोमीटर में ऊपर चढ़ाई चढ़ दी, और फिर मैं 1.5 किलोमीटर नीचे आया, तब मैंने उसको उठाया और तब जाके हमने शुरू करा। मतलब ये जो मेरा सफ़र था ना, सबके लिए 22 किलोमीटर का था, लेकिन मेरे लिए 26 या 27 किलोमीटर का हो गया था। और बेयर फुट यात्रा करता हूँ मैं आज, जैसे कि आपको पता होगा, जो जो नए हों उनको नहीं पता होगा कि मैं बेयर फुट यात्रा करता हूँ। अगर जिसको जानना हो तो रासा भाई अल्मोड़ा वाले मेरे चैनल का नाम है, और डीबी कांडपाल जी के साथ हम कोलैब भी करते रहते हैं और साथ में हम यात्राएं करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कुछ ऐसा। तो जैसे मतलब आप भी चढ़ेंगे, मतलब आपको तो पहले से ही जो नॉर्मल यात्री होंगे, आप जो कभी ट्रैक रैक ऐसा बहुत कम कम भी करते हैं, तो आप गौरीकुंड से ऊपर कोई चढ़ते रहेंगे तो आपको वहीं से ही हल्की हल्की मतलब थकान जैसी लगने लग जाएगी। आज मैंने आदमी को देखा है कि आदमी गौरीकुंड से 1 किलोमीटर भी चला होता है और वो कहता है ओ माई गॉड माई पैर में दर्द, ओ माई गॉड, ऐसा मतलब बहुत देखे है। मतलब 10% होंगे ऐसे यात्री जो अपना बढ़िया तरीके से चलते हैं और उनकी यात्रा बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखे कि वो 1-1 किलोमीटर में ही मतलब वो उनके बैठ के उनका, भाई जी कितना दूर है, कहते हैं भाई साहब कितना दूर है, भैया कितना दूर है। तो अलग अलग पूरे देश भर से आते हैं हमारे वहाँ लोग, और उसके बाद अलग अलग उनके वो भी रहते हैं, थॉट भी रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से बातें भी करते हैं। कोई भाई जी कहता है तो कोई भाई साहब कहता है, कोई भैया कहता है तो कोई दादा कहता है, सब जने अलग अलग कहते हैं। तो आप वहीं से आपको थकाई लगनी स्टार्ट हो जाएगी हल्की हल्की, और उसके बाद आप जैसी
जंगल चट्टी होते हुए और साथ में भीमबली होते हुए रामबाड़ा होते हुए रामबाड़ा टॉप होंगे। रामबाड़ा टॉप के बाद आप जब पहुंचेंगे छोटी लिंचोली, वहीं से आसपास से आपको बर्फ भी देखने को मिल जाएगी, और बर्फ का एक्सपीरियंस तो अलग ही है। क्यों रहा भाई? बर्फ का एक्सपीरियंस ऐसा है ना, आप अगर बर्फ में चल रहे हैं, सबसे पहले बर्फ में चलना भी इतना आसान नहीं है। अब बहुत ऊपर जाके आपको मतलब मिलने वाली छोटी लिंचोली से शायद आपको बर्फ दिख जाएगी। अब वो शायद हो ना हो, हमने तो 10 दिन उनको हो गया है बर्फ को वहाँ पर देखे हुए। लेकिन आज के दिन में भी ऊपर बर्फ पड़ी है। 12:30 बजे के टाइम से वहाँ बर्फ पड़ रही है, और अब आगे अब पता नहीं क्या अपडेट है वहाँ के। तो बर्फ में जैसे आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं बर्फ देख के, जिन्होंने बर्फ पहली बार देखी हो, मतलब देखी नहीं होती है, ऐसे पास से नहीं देखी होती है, वो खेलने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं भाई हम कहाँ हैं। बर्फ खेलते खेलते वो ऐसी जगह में उनका पाँव फिसल जाता है, कुछ मतलब कुछ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो सकती है। तो उसका भी थोड़ा बचाव करें। देखिए, जो मैंने आपसे पहले ही बोला, जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है ना, वो उतनी ही भयानक होती है। तो अगर आप बर्फ़ के साथ भी खेल रहे हैं और उस टेम्परेचर में आप हैं और उस टेम्परेचर में बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपकी तबीयत में भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। ये मतलब मेरा मानना है। और बर्फ़ गिर रही तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। कहीं पर ग्लेशियरों में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि भाई वो स्केटिंग कर रहे हैं, वो फिसल रहे हैं नीचे को बैठ के। तो उनको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बोला कि मैंने कहा देखिए ऐसा ना करो, अगर कोई भी अगर हादसा हो जाए तो भाई बंदे क्या है कि वो यात्रा बंद हो जाएगी उन लोगों के चक्कर में। अब यात्रा बंद हो जाएगी तो लोग कैसे यात्रा करेंगे? वो सरकार को भी ब्लेम करेंगे, वो वहाँ के प्रशासन को ब्लेम करेंगे। ठीक है, प्रशासन और सरकार भाई पूरी तरीके से लगा पड़ा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि अच्छे से यात्रा हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ब्लेम कर रहे हो। बहुत सी वीडियोस पता है ऐसी भी मैंने आई हुई है और सोशल मीडिया में चल रही हैं। जैसे आजकल लड़ाई कर रहे हैं भाई, वहाँ पर ऊपर जाके लाइनों में लड़ रहे हैं और क्या कहते हैं नीचे बर्फ़ों में खेल रहे हैं। मतलब बहुत सी ऐसी कुछ वीडियोस हैं जो मतलब देखा नहीं जा सकता जिनको, और उनको सीधे गाली बकने का ही मन करता है। तो मेरे नज़रिए से ऐसा बिल्कुल ना करो। अपना यात्रा में आए हो तो यात्रा में ध्यान करो, अपने प्रभु का थोड़ा ध्यान करो, उनका भजन करो और उनके बारे में सोचो, उनके बारे में आप उनकी स्टोरीज़ में ज़्यादा ध्यान दो कि वो कैसे आए, क्या आए, क्यों ये यात्रा होती है। और अगर इसके बारे में आपको पता होगा ना, तो आपके यात्रा में एक अलग अनुभव आपको मिल सकता है, मिलने को मतलब अच्छा लगेगा आपको ये मतलब यात्रा करने का। अगर वहाँ पर भी आ रहे हो आप और रील्स बना रहे हो, गंदी गंदी रील्स बना रहे हो, देखो आजकल तो हर कोई रील बना रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है। यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी देखिए रील बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई उनके पास काम नहीं है, उनको या वीडियोस बनाते हैं, या वो यूट्यूबर है, या वो इंस्टाग्रामर है, या वो फेसबुकर है। तो रील बनाना या किसी को कुछ दिखाना ये नहीं है कि भाई मतलब गलत वे में लेके जाओ। फिर उसके बाद बर्फ के बाद जैसे आप आगे को बढ़ेंगे ना, उसके बाद फिर आप पहुंचेंगे इसका थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद, कई नाम तो मेरे भी मुंह से मिस्टेक हो रहे हैं। फिर जाके बड़ी लिंचोली के बाद जैसे आप बेस कैंप पहुंचते हैं, बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको एक अलग ही शांति का महसूस होगा। चारों तरफ आपको अपने हिमशिखर दिखेंगे, बड़े बड़े हिमशिखर दिखेंगे, और उसके बीच में आप और केदार घाटी का ऐसा खूबसूरत नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये गारंटी तो बात है। क्यों रहता भाई? सही बात, सही बात। और एक चीज़ और है जो पूरी यात्रा में सबसे मेन चीज़ है, जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं कि भाई आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, यात्रा में हर कहीं की यात्रा ऐसी नहीं होती है। ये बहुत कठिन यात्राओं में से है, क्योंकि ये हमारा बोला जाता है कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी। तो यहीं से उनके पृष्ठभाग के दर्शन भी होते हैं। तो सबसे पहला मतलब ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो 6 महीने तक ही खुलता है, और जो ज्योतिर्लिंग है ना वो पूरे साल भर खुले रहते हैं। तो लेकिन एक ही मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने खुलता है, और 6 महीने बर्फ में ढका रहता है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें ताकत होगी, कुछ ना कुछ तो इसमें मान्यता होगी जो ऐसा कुछ होता है इसमें। और लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारी हर कोई मदद करेगा, हर कोई हेल्प करेगा, और मतलब ऐसी बिना पैसों की यात्रा शुरू कर देते हैं अपनी। सबसे पहले पैसों की मार है भाई यहाँ पर तो ना, क्योंकि आप एक ऐसे एल्टीट्यूड में चढ़ रहे हो जहाँ पर भाई सांस लेना मुश्किल है। तो वहाँ पर कैसे आपको पानी की बोतल 20 रुपए की मिल जाएगी बताइए? कैसे आपको मैगी 20 रुपए की मिल जाएगी बताइए? मतलब वहाँ पर चढ़ना ही इतना कठिन है कि वहाँ पर आपको दूसरा बंदा आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा है। वो इसलिए करवा रहा है
क्योंकि भाई यात्री है, यात्री भाई थकते हैं, ये उनको भूख लग रही है, अब वो अपना पेट तो कमा ही रहा है, वो 6 महीने हैं उसके पास। तो ये मत करिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, हर चीज़ में पैसा लग रहा है, भाई हम इतना पैसा कहाँ से लेके आए? अरे जिस जो नहीं लेगा सकता वो यात्रा मत करो, साफ बात। जिसके पास है वो भूलना, उसको अपना भी कैसे कैसे ना कैसे बुला लेते हैं। नहीं नहीं, कई लोग तो ऐसे भी देखे हमने कि वो 0 रुपए से यात्रा कर रहे हैं और काफी अच्छी यात्रा करी उन्होंने। हाँ, कई ऐसे युवा बाइकर से देखे जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं, 0 रुपए से साइकिल यात्रा कर रहे हैं, स्केटिंग यात्रा कर रहे हैं भाई। स्केटिंग यात्रा कर रहे हैं। हमने इतने इतने यात्री देखे। ऐसा नहीं है, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में शक्ति होनी चाहिए, तो आप कोई सी यात्रा भी कर सकते हो। जैसे मैंने वहां देखा कि भंडारा लगा है, आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी वहां पे मुफ्त मिल रहा है, ऊपर से बह रही है गंगा, तुम्हारे शरीर में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आप वो पानी पी सको। तो बढ़िया तरीके से पानी भी मुफ्त है। वहां भंडारा लगा है जहाँ खाने की फ्री व्यवस्था है, तो आप खाना भी फ्री में खा सकते हो। तो आपको मतलब ऐसी किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, बस आपके मन के अंदर शक्ति, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा पता है क्या, हमारे उत्तराखंड में भी मैं थोड़ा बहुत वो कहना चाहता हूँ जो मेरे को लगा इस यात्रा में, क्योंकि हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने के लिए। इस यात्रा में क्या ना, इस यात्रा में सबसे पहले जैसे घोड़े खच्चर जो चल रहे हैं ना, उनका मार्ग अगर अलग हो जाए, ठीक है, पालकी वालों का मार्ग और घोड़े वालों का मार्ग अगर अलग हो जाए, अगर पालकी वाले भी छोड़ो, चलो घोड़ों का मार्ग ही अलग कर दो ना आप, तो ये यात्रा बहुत एक सुंदर यात्रा और कहलाई जाएगी। क्योंकि घोड़े खच्चर इस उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी लीन हमारे दिमाग में भर जा रही है भाई, हमको उसमें डिहाइड्रेशन और इस चीज़ के सामना, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरी बात, जैसे हर एक बहुत सी यात्राएं होती हैं, बहुत सी यात्रा मैंने भी करी हुई हैं, बहुत बाहर की अपने उत्तराखंड की बाहर की भी यात्राएं करी हुई हैं, जिसमें लोग फ्री में भंडारे करते हैं, फ्री में भोजन बांटते हैं, फ्री में पानी बांटते हैं, फ्री में सब कुछ करते हैं। ऐसा भी हुआ यहाँ पर केदारनाथ में भी ऐसा देखने को मिला, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन जिसमें पालकी चढ़ती है उसी समय देखने को मिला, उसके बाद से कुछ देखने को नहीं मिला। भंडारा, एक भंडारा शायद ऊपर लगा हुआ है, एक केदारनाथ जी में लगा है, एक सोनप्रयाग में लगा है। नहीं, सोनप्रयाग में वो सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का ही भंडारा ना था। 31 तारीख तक है वो, 31 हाँ, जून तक। सोनप्रयाग में, सॉरी, सोनप्रयाग में एक भंडारा लगा हुआ है और एक केदारनाथ जी में लगा हुआ है, और उसके बीच में छोटी लिंचोली के पास 11 दिन का भंडारा भी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी रामबाड़ा इंजॉय, टॉप में। बड़ी इंजोरी, और मतलब ये हाँ, रामबाड़ा भंडारा के टॉप में बीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी ने एक अच्छा सा भंडारा कर रखा था 11 दिन का। अब वो भी देखिए उनको परमिशन ही उतनी मिली, वो 11 दिन की ही परमिशन मिली। वो तो कह रहे थे कि भाई हमारा मन ऐसा है कि हम इसको 6 के 6 महीने चलाएं, लेकिन परमिशन और जगह, क्योंकि जगह के लिए भी उन्होंने बोला कि डीएम, एसडीएम और कलेक्टर और इन सबसे इनके सामने हाथ जोड़ने पड़े, तब जाके हम 11 दिन का भंडारा कर पाए। अब कोई लोग अगर फ्री में खिला रहे हैं ना आपको, तो भाई उसके लिए क्या क्या मेहनत कर रहा है पहले ये देखो आप। फ्री में भी चीज़ें बहुत टफ हो जाती है, लेना भी और उसको देना भी, तो ये चीज़ें भी चल रही है। और ऊपर सबसे पहले आप जा सकते हैं, देखिए सबसे पहले किस किस से जा सकते हैं आप? पैदल आप जा सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद घोड़े खच्चर से यात्रा कर सकते हैं, फिर उसके बाद पालकी आ जाती है, पालकी से यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद डोली आती है, डोली से यात्रा कर सकते हैं, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स आते हैं, हेलीकॉप्टर का माध्यम भी यहाँ पर बना रखा है, तो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बहुत वीवीआईपी है तो आप ऊपर जाके थार में भी घूम सकते हैं। यस, थार में। तो थार में भी घूम सकते हैं गाइस। आपको एक नई सुविधा भी मिलेगी, जो वीवीआईपी लोग हैं वो केदारनाथ जी में अपनी थार लेके भी, वहां की जो थार है उसमें थार में भी जा सकते हैं। वो वीवीआईपी लोग के दर्शन के लिए है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि शायद जो वृद्ध लोग हैं जो उनके लिए है, वो जो जैसे जो नहीं चल पाते उनके लिए, तो वहां से उनको मंदिर तक लाने ले जाने के लिए उनके लिए बनी है वो, लेकिन उसमें तो ज्यादातर वीवीआईपी लोग आते हैं। और फिर उसके बाद केदारनाथ जी दर्शन की बारी आती है, तो वो सबसे पहले आपको वहां पे अपना टोकन कराना पड़ेगा। टोकन के बाद आप लाइन में लग जाएंगे, वहां पर टोकन मिल जाता है केदारनाथ जी में, जहाँ पे आप एंट्री करेंगे। जो देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन टोकन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप पहले ऑनलाइन का ही, आप पहले वहां पर से ऑनलाइन करा के ही आना। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन नहीं हो, आप सोचेंगे कि नहीं वहीं से हम दर्शन कर लेंगे या ऐसे ही दर्शन कर लेंगे, हम झगड़ के दर्शन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, टोकन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप लाइन पे लगेंगे। और कम से कम आपको 6 घंटा से 10 घंटे तक लाइन पे लगना पड़ सकता है।
दर्शन करने के लिए। भीड़ हुई तो और उसमें ऐसा नहीं कि आप भीड़ में करो चलो चलो ये वो, देखिए आप उस भीड़ में भीड़ का आनंद लीजिए, भीड़ का हिस्सा बनिए, केदार बाबा को याद करिए, जाप करिए, मंत्र पढ़िए, ठीक है। और यार ये सब चीजें तो आप घर में भी करते हुए आ रहे हो ना, इससे लड़ना उससे लड़ना, यार ये एक दिन के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। मतलब कितनी वीडियोस वायरल हो रही भाई, लड़ाई कर रहे भाई, डंडा मार रहे भाई एक दूसरे के सर में, बताओ भाई। वो ऐसे लोग केदारनाथ मत आइए, बाबा आपको नहीं बुला रहे, आप जबरदस्ती आ रहे हैं। हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है भाई, यानी तो फिर उसका दर्शन का भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको पुल के जस्ट पहले से आपको वहाँ पर टोकन रजिस्ट्रेशन वहाँ पे भी हो रहे हैं केदारनाथ जी में, वहाँ पर आप वहाँ पर भी करा सकते हैं। अगर पहले से लेके आए हैं तो आप लाइन में लगें, उसके बाद बढ़िया से दर्शन करें। दर्शन करने के बाद वहीं पर उसके पीछे साइड आदि शंकराचार्य जी की भी स्मृति है, तो आप उसमें भी जाएं। आसपास पूरा वातावरण पूरा एंजॉय करें, और साथ में अगर हो सके तो पूरा वहाँ पूरी केदार घाटी एक्सप्लोर करें, भैरव बाबा मंदिर एक्सप्लोर करें। जो ट्रैकर्स हैं वो वहाँ से वासुकी ताल ट्रैक भी कर सकते हैं, और भी काफी मजा आने वाला है आपको इस ट्रैक में। और आशा भाई कह रहे थे कि जैसे घोड़े का मार्ग अलग हो जाना चाहिए, वैसे जो ये एरिया है ये पूरा आता है वैसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, तो उसमें रास्ता बनाने की भी अनुमति नहीं देती है, मतलब सरकार नहीं देती है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सरकार इतना भी नहीं देती है। अब तो जो केदारनाथ जी का पुराना वाला रास्ता है जो 2013 की आपदा में पूरा टूट गया था, तो वो भी रास्ता भी पूरा बन चुका है। बीच में थोड़ा सा उसका हल्का सा पैच खराब है, जिस कारण से अभी वो रास्ता खुला नहीं है। अगर वो रास्ता खुल जाएगा तो क्या पता एक साइड से घोड़े घोड़े का करते हैं और एक साइड से इंसान का करते हैं, तो इसमें भी बहुत राहत मिलने वाली है। आने वाले कुछ सालों में ये भी सुविधा से उपलब्ध हो जाएगी। क्या पता जो इधर वाला है, जो अभी रास्ता केदारनाथ जी का चल रहा है, वो घोड़े खच्चर वालों के लिए और इधर वाला इंसानों के लिए ऐसा कर दे, क्या पता। क्यों नहीं कर दे तो भाई वो ऐसा है, यात्रियों को बहुत सहूलियत देगा, हाँ। ठीक है। यात्रीगण आराम से अपनी यात्रा कर पाएंगे और उसमें कोई मतलब ये नहीं रहेगा। देखिए एक तो ना आदमी जब चढ़ रहा होता है ना, एक हाई एल्टीट्यूड में आदमी चढ़ रहा होता है, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा जो मतलब ऐसा हो जाता है कि उसको भ्रम हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो पानी की कमी होती है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा पीता नहीं है इंसान चढ़ते हुए। उनको लगा कि भाई ठीक हो गया, लेकिन पानी ज़्यादा पिए हैं आप चढ़ते समय, क्योंकि अगर आपके दिमाग में अगर फितूर बैठ गया ये, और आप सही से यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, और जो आपके संग यात्री जो आपके संग चल रहे हैं ना, आप उनको भी परेशान करेंगे, उनसे भी लड़ाई करेंगे। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, अभी बीच में मेरी वीडियोस में भी एक दो केस ऐसे आए हुए हैं। वो आपस में भाई लड़ रहे थे, वो बोल रहे थे तू भाई मेरे संग क्यों आया, अरे वो कर रहा है तू मेरे संग क्यों आया, मैं तेरे संग कभी नहीं आऊँगा, ये वो। तो देखिए ये सब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, इस सिकनेस को भी आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके दिमाग में कोई अगर फितूर चल रहा है तो वो आप ही उसको हैंडल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। आप दूसरे को ऐसे नहीं कि आप गाली गलौज कर दो, मार पिटाई कर दो, ऐसा नहीं। वो भी आपको वो उसके दिमाग में यही चल रहा है, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है उसके दिमाग में यही चल रहा है, तो आपस में लड़ाई हो जाती है, क्लैश हो जाते हैं। तो ये क्लैश भी हमें आपस में ही सोचना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, होता है ऐसा। दोनों को आपस में दोनों को, या जितने भी आपस में आप यात्रा कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपको समझाना पड़ेगा, प्यार से बातें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ापन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और है, इस दौरान 22 किलोमीटर के दौरान, यात्रा के दौरान 22 क्या मतलब आपको नीचे गौरीकुंड से नीचे नीचे ही आपको ये मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि है बिग प्रॉब्लम आजकल के समय पे, वो है नेटवर्क की प्रॉब्लम। आपको नेटवर्क बहुत लिमिटेड मिलने वाले हैं, मतलब खाली आपको बात करने तक ही नेटवर्क मिलने वाले हैं, वीडियोस और फोटोज़ अपलोडिंग करने का आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको नेटवर्क उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे कि आप हाँ भाई कहाँ हैं, हाँ भाई यहाँ हूँ, हाँ भाई वहाँ हूँ, ऐसा करके आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले। क्योंकि हमने भी ये बहुत फेस करा, और फेस किस लिए करा कि हम भाई फ़ोन कर रहे हैं, भाई तुम कहाँ पहुँचे हो, वो कह रहे हैं कि भाई हम यहीं पहुँचे हैं, हाँ कहाँ, वो आवाज़ ही नहीं आ रही सब। हाँ, रास्ते में तो आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में तो आपके नेटवर्क पूरे ही गायब हो जाएंगे, पूरे कहीं कहीं पे तो आपको चलो फिर भी कहेंगे कि कॉल करने के नेटवर्क आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं पे, लेकिन कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे आपको। जैसे आप ये छोटी लिंचोली के आसपास और नीचे उसके रामवाड़ा टॉप चढ़ते वक्त कई जगहों पे ऐसी जगह है कि वहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। फिर केदारनाथ जी पहुंचेंगे आप, केदारनाथ जी में आपको नेटवर्क मिल जाएंगे, वहाँ पर से आप अपने घर वालों को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पे हल्की फुल्की इंस्टाग्राम में रील भी अपलोड कर सकते हैं आप लोग अपनी। मैंने तो वीडियो भी अपलोड कर दी थी, लेकिन इधर उधर आपको भागना पड़ेगा और एक जगह पे रुक के घंटों रुक के आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा।
तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब ना बहुत अच्छा, इतना अच्छा रहा कि पूछो ही मत। और आज कल में हम एक बार फिर से जाने वाले हैं केदारनाथ जी दर्शन करने के लिए, आप लोग को भी दर्शन कराएंगे और वहाँ की नई नई कहानियाँ, अगर आपको ऐसी हमारी ढेर सारी कहानियां आपको सुननी है और हमारा एक्सपीरियंस, रासा भाई ने तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रखी है, वो भी साइकिल यात्रा। और ऐसे रासा भाई के अगर एक्सपीरियंस आपको मेरे वीडियो में के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में फटाफट से लाइक करो, ज्यादा नहीं मात्र 100 लाइक का एम लेते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो रासा भाई का एक 12 ज्योतिर्लिंग का इसके बाद एपिसोड लेंगे इसके बाद, तो फटाफट से लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो सुबह 8 बजे डेली नई वीडियो देखने के लिए। क्यों रासा भाई? रासो भाई का भी चैनल बोल दो। तो रासा भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो। रासा भाई अल्मोड़ा वाले, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। हर हर महादेव, जय और बाबा के केदार। 60 FPS में मिलने वाला है, तो तैयार हो जाइए। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए व्यूअर थे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा केदार।